गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 16 और डेट है 11/8/2021। ये वर्कशीट पिछली वर्कशीट की तरह ही पहले पार्ट से है। टॉपिक का नाम है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट तथा द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है। एक्टिविटी सीरीज़ यानी धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है वो दे रखी है। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एक उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है। और इस वर्कशीट के अंत में अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न हैं टोटल, जिनके उत्तर हम आसानी से लिख पाएंगे एक बार अगर हमने ये वर्कशीट समझ ली तब। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को समझना। तो सबसे पहले पाठ का नाम विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है सबसे पहले। इसको हम ज़रा डार्क साइज को ज़्यादा कर लेते हैं। यह हमारा हो गया द्विविस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये इसकी परिभाषा है। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। इस उदाहरण में बताया गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कील में कॉपर जमा हो जाती है और विलयन का रंग भी बदल जाता है और हल्का हरा हो जाता है। स्टार्ट में ये नीले रंग का होता है क्योंकि विलयन कॉपर सल्फेट का होता है। उसमें लोहे की कील डाली है जिसे हमने Fe से दर्शाया है। और कुछ समय के बाद विस्थापन के बाद यानी Fe के द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जाता है क्योंकि Fe यानी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है या धातु है। तो यहाँ पर FeSO4 बन गया, इसका रंग हल्का हरा है। और कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है उसकी लेयर जो है वो लोहे की कील के ऊपर दिखाई देती रहती है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण भी है जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है, लेकिन यहाँ पर फिर से जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसीलिए जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर आ गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों केस में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है, जो सक्रियता श्रेणी दे रखी है, ये घटते हुए क्रम में है। और घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, यानी पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो इस तरह से इनकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है और Ag तक यानी सिल्वर तक आते आते बहुत कम हो जाती है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका यहाँ पर बताया गया है। काशीनाथ का माली, काशी के हो गया, नाथ Na का Ca, माली Mg। तो इस तरह से काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एज्ड यानी कि वो ज़्यादा एज का हो गया है, इसीलिए वो आलू फीके पकाता है। तो इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
रसायन विज्ञान में इससे संबंधित ज़्यादातर चैप्टर हमें दिखाई देंगे और ये याद हो गया तो हम उनको आसानी से समझ पाएंगे। अब इसी तरह से विस्थापन के बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पे आयन आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। दो विलयन आपस में मिलाए जाते हैं, विलयन के जो आयन होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होके नए विलयनों का निर्माण होता है और इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। इस उदाहरण में इन्होंने दिखाया है सोडियम सल्फेट का एक विलयन है, क्योंकि AQ लिखा है, AQ मीन्स एक्वस यानी विलयन, और दूसरा उसके साथ बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया है। अब यहाँ पे इनको मिलाने के बाद बेरियम सल्फेट हमें प्राप्त होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता, पानी में अघुलनशील होता है। इसको अवक्षेप कहा जाता है और अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, और इस अभिक्रिया को इसीलिए अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है उसको हम दूसरे रूप में अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको एक बार देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है अभ्यास का वो है, नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील कौन सा युग्म होगा? सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। तो इनमें हर पेयर में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो हमें बताना है, और उसके लिए हमें जो सक्रियता श्रेणी दे रखी है उसका आइडिया होना ज़रूरी है। तो सक्रियता श्रेणी को हम अगर साथ में रखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है वो अधिक अभिक्रियाशील है और जो नीचे है वो कम है। तो इसके हिसाब से अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे सोडियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है तो सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो एल्यूमिनियम ऊपर है और कॉपर हमारा नीचे है, तो एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है। इसी प्रकार से जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ऊपर है और जिंक हमारा नीचे है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन और कॉपर में आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, अदिति ने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया और तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई प्रभाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। तो हमें इसमें बताना है कि लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि लोहे की जो कील है उस पर तांबा जमा हो गया, उसका क्या कारण था? तो एक कारण इन्होंने बताया तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये गलत है क्योंकि हम सक्रियता श्रेणी में देख सकते हैं आयरन ऊपर है और तांबा नीचे है। दूसरा दे रखा है लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये सही है क्योंकि जो लोहा होता है वो तांबे के मुकाबले अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तीसरा दे रखा है लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील हैं। गलत है ये, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठता है, जिसमें बताया गया कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है या प्रतिक्रियाशील है।
उसके बाद इन्होंने बता रखा है बी पार्ट में अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा। अदिति ने जब लोहे की कील जो थी उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा था तो क्या परिवर्तन देखा था। तो वो हमने जैसे कि ऊपर देख रखा है, लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया होगी और कॉपर सल्फेट का नीला रंग आयरन सल्फेट के हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में ही देखा था, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जब बताया गया था तो इसमें हमें एक उदाहरण की सहायता से यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप जमा होता है सोडियम क्लोराइड के विलयन में, यानी कि जो अघुलनशील होता है, तो हमें यहाँ पर इसके बारे में अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बता देना है और ये उदाहरण लिख देना है। तो ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट भी हमने समझ ली है और साथ साथ हमने प्रश्नों के उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना है इसको और प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर ग्रुप में सेंड कर देना है ताकि वर्कशीट चेक की जा सके तथा इसका रिकॉर्ड रखा जा सके। थैंक यू।